हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 4, जिसमें हम प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और ये बच्चों हमारी रिवीजन वाली क्लास है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हम बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, साथ ही साथ में शॉर्ट आंसर हूबहू बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं उन्हीं को मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशन कोट से कि जो अपने आप को रातों रात बदलते हैं वही दिन के उजालों में बच्चों चमकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को, जिसमें हम प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत में बच्चों 3 सिद्धांत है। सबसे पहला आता है उदारवाद, दूसरा आता है बच्चों मार्क्सवाद और तीसरा आता है प्यारे बच्चों गांधीवाद। इन 3 विचारधाराओं के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझना है। 10 या 12 मिनट के अंदर बच्चों वीडियो कंप्लीट हो जाएगी या उससे भी पहले। तो इस पार्ट में हम बच्चों उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवाद और मार्क्सवाद बच्चों ये 20वीं सदी में विश्व के अनेक भागों में फैल गए थे। इस पार्ट में बच्चों इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसमें हम उदारवाद का अर्थ और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यानी ये प्रश्न आता है बच्चों, उदारवाद किसे कहते हैं और उदारवाद की विशेषताएं बताओ। दूसरा आता है बच्चों कि मार्क्सवाद के बारे में बताओ या मार्क्सवाद की विशेषता, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। राज्य किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र क्या है और ट्रस्टीशिप किसे कहते हैं, कुटीर और लघु उद्योग के बारे में भी आता है। साथ ही साथ में बच्चों गांधीवाद के बारे में आएगा आपके एग्ज़ाम में। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न आपको इस तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आएगा बच्चों आपका उसी उदारवाद में से बच्चों या मार्क्सवाद में से या बच्चों आपके गांधीवाद में से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों हर साल एग्ज़ाम में पूछता है ट्रस्टीशिप के बारे में। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों उदारवाद के बारे में। तो उदारवाद एक काफ़ी पुरानी विचारधारा है। इसकी जड़ें बच्चों 16वीं सदी में खोजी जा सकती है। यानी ये बहुत पुराना है और इसकी जड़ें क्या है 16वीं सदी में हम देख सकते हैं। उदारवाद का अर्थ होता है बच्चों जहाँ पे व्यक्ति क्या हो, स्वतंत्र होना चाहिए, यानी स्वतंत्र व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और उदारवाद क्या है बच्चों, उदारवाद एक सुधारों का सिद्धांत होता है और ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार को बढ़ावा देता है। यानी सुधार चाहे बच्चों आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कैसे हो बच्चों राजनीतिक हो। यानी उदारवाद को बच्चों हम सुधारों का सिद्धांत भी कहते हैं। उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना बच्चों और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये सिद्धांतों का समूह नहीं है, दिमाग की एक आदत है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। उदारवाद सुधारों का एक सिद्धांत है बच्चों और ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति समर्पित होता है। अब हम जानेंगे बच्चों उदारवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो उदारवाद की पहली विशेषता है बच्चों इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है बच्चों, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, हर व्यक्ति अपने अनुसार काम कर सकता है। और ये व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है। इसमें जो व्यक्ति होता है बच्चों मैन होता है, यानी व्यक्ति के केंद्र इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती है। तीसरी विशेषता आती है बच्चों उदारवाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें होती है ना। ये सीमित राज्य होता है बच्चों, यानी उदारवाद सीमित राज्य की ही वकालत करता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चों परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध किया जाता है इसमें। यानी जो अंधविश्वास हैं उनके विरुद्ध कई सारी प्रतिक्रिया के रूप में उदारवाद आया है बच्चों। विवेकशीलता का समर्थन उदारवाद करता है, अंधविश्वास को नहीं मानता है। उदारवाद लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है बच्चों। लोक कल्याणवाद को भी बढ़ावा कौन देता है, उदारवाद देता है। उदारवाद की विशेषताओं के साथ साथ बच्चों इसकी कुछ कमजोरियाँ भी हैं। उदारवाद की अगर हम कमजोरियों की बात करें बच्चों तो इसमें कई सारी कमजोरी आती हैं जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों पूछा जा सकता है। सबसे पहला कमजोरी आता है बच्चों कि उदारवाद क्या है, तनाव से भरा पड़ा है। यानी इसमें क्या है, तनाव है। दूसरी ओर बच्चों कि एक तरफ तो ये क्या करता है
एक तरफ तो ये कहता है बच्चों स्वतंत्रता की बात करता है और दूसरी तरफ ये समानता की बात करने लगता है, ये बात ध्यान रखना। एक तरफ ये बाजार आधारित समाज की बात करता है और दूसरी तरफ बच्चों समान अवसर का वादा करता है। यानी उदारवाद में क्या है बच्चों, विपरीत विचार है। एक तरफ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाता है बच्चों और दूसरी तरफ ये असमानता को ख़त्म करने के लिए समाजवादी समाज बनाना चाहता है। तो अभी तक बच्चों हमने एक प्रश्न किया है। पहला प्रश्न आता है उदारवाद किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं और कमियां। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों आपका मार्क्सवाद किसे कहते हैं और मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत और इसकी विशेषताएं बताइए। तो मार्क्सवाद के जनक बच्चों कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, ये बात ध्यान रखना। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान बच्चों जो पश्चिमी देशों में कारखानों की स्थापना की गई और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आया, जिसमें बच्चों मजदूरों की दशा बिगड़ने लगी थी और कारखानों में प्रवेश पाने वाले मजदूरों को सब प्रकार से शोषण किया जा रहा था। जैसे काम के लंबे घंटे थे बच्चों, गंदी बस्तियों में जीवन और कमज़ोर और ख़राब स्वास्थ्य इत्यादि ऐसे हालत थे बच्चों उनके। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर बच्चों पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और एक नई विचारधारा दी, उसका नाम क्या था बच्चों, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत में बच्चों इसकी कुछ विशेषताएं आती है। मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या हैं, इस उत्पादन के संबंध में पहली विशेषता। दूसरी आता है बच्चों उत्पादन की शक्तियाँ किनके हाथ में होगी। तीसरा आता है बच्चों विशेषता कि इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद होता है। और उसके बाद चौथा आता है बच्चों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसी में। और पांचवा है बच्चों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बच्चों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स ने कहा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में एक अमीर होता है बच्चों और एक गरीब होता है। अमीर वर्ग क्या करता है, गरीब से सेवाएं लेता है और सेवाओं के बदले उनको कुछ भुगतान करता है। गरीब की मजदूरी की वजह से बच्चों अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये खाई बढ़ती चली जा रही है और इसी को बच्चों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा एक ऐसा वक्त आएगा कि जब गरीब बच्चों इनका शोषण होगा और ये आंदोलन करने लगेंगे और जो अमीर की सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे और अपनी खुद की बच्चों सरकार बनाएंगे, जिसे साम्यवाद या साम्यवादी सरकार के नाम से जाना जाएगा। वर्ग संघर्ष बच्चों उसी समाज में होगा जहाँ पे वर्ग में बंटवारा है। वर्ग विहीन समाज में बच्चों वर्ग संघर्ष नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स ने बच्चों वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ही कहा है कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए भेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बच्चों पूरा संसार है। तो मार्क्सवादी क्रांति की भी पैरवी यही करता है। अगला आता है बच्चों मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, कि क्या अभी मार्क्सवाद हमारे वहाँ प्रासंगिक है। तो मार्क्सवाद ने बच्चों एक दर्शन और व्यवहार के रूप में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया था। मार्क्सवाद के जनक बच्चों कार्ल मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पे बच्चों प्रश्न उठता है कि मार्क्सवाद अवधारणा के रूप में इसने हमें निराश ही किया है बच्चों, चाहे कुछ भी हो परंतु व्यवहार में मार्क्सवाद असफल हो गया था। इसका मुख्य कारण था कि मार्क्सवाद में बच्चों केंद्रीकरण ज़्यादा था। केंद्रीकरण मतलब केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति थी या एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे, एक व्यक्ति की तानाशाही बन जाती थी, चाहे वो आपने देखा हो स्टालिन हो या फिर माओ हो या सोवियत संघ में बच्चों मिखाइल गोर्बचेव ही क्यों ना हो। उन्होंने क्या किया था, अपने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बच्चों इसमें रह सकती है, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है और एक ही व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस यानी ज़्यादा केंद्रीकरण होने के कारण जो मार्क्सवाद है बच्चों वो असफल हो गया है, यानी इसने लोगों को निराश किया है। अगला आता है बच्चों गांधीवाद के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 और 1948 में मृत्यु हुई थी। ये एक बहुत बड़े नेता थे बच्चों और इन्होंने बच्चों 1917 से 1947 तक 30 साल के दौरान में जितनी भी विचारधाराएं थी उन सभी पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। गांधी जी मार्क्सवादी में उदारवादी थे और उदारवादी में वो मार्क्सवादी थे। वे व्यक्तिवादियों में बच्चों एक लोकतांत्रिक बन जाते थे और समाजवादियों में व्यक्तिवादी बन जाते थे। यथार्थवादी में आदर्शवादी थे और आदर्शवादियों में क्या थे बच्चों, यथार्थवादी थे। और गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के कटु आलोचक भी थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो गांधी जी की पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। वो पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध उनकी शिकायत थी कि अध्यात्मवाद के सारे सार को वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा था कि पश्चिम के लोग जो हार्ड मास से बने तो होते हैं लेकिन उनके अंदर आत्मा नाम की चीज़ नहीं होती है।
गांधी जी राम राज्य की वकालत करते थे और पश्चिमी सभ्यता के कठोर आलोचक थे। उसके बाद विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं बच्चों? तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सारी शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। गांधी जी विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, ये बात ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे बच्चों, जो गांधी जी थे वो एक अहिंसक राज्य का समर्थक करते थे, यानी ऐसा राज्य जो लोगों की सहमति पे हो, समाज में लगभग एकता पर आधारित हो। गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से बच्चों सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का हर एक स्तर पर हस्तांतरण होना। गांधी जी की बच्चों और भी एक सिद्धांत है बच्चों, उसका नाम था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। यानी जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो अद्वितीय है बच्चों। इसका लक्ष्य पूंजी और श्रम के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना था। यानी जो सारी ट्रस्टीशिप का मतलब है बच्चों सारी संपत्ति को पूरे समुदाय की संपत्ति पहले घोषित कर दो। गांधी जी ने क्या किया था? रोजगार देने वाले सब लोग, उद्योगपति, पूंजीपति अपनी संपत्ति के ट्रस्टी हैं। इसके अनुसार उन्हें केवल उतने ही पैसे का अधिकार है जितने की उनकी आवश्यकता है, यानी जितना ज़रूरत है उतना ही पैसा रखो, बाकी है ना, जैसे अन्य कर्मचारियों को होता है, मजदूर इत्यादि को। गांधी जी के लिए कोई एक व्यक्ति स्वामी या मालिक नहीं होता, बल्कि सभी काम करने वाले कामगार होते हैं और सभी एक दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं, उसके बदले उनको कुछ मिलता है। लाभ पर मालिक का अधिकार नहीं है, अपितु पूरे समुदाय का अधिकार है। रोजगार देने वाले ट्रस्टीसी हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और साध्य और साधन का भी किसने दिया था बच्चों? गांधी जी ने ही अवधारणा दी। सर्वोदय के बारे में गांधी जी बच्चों सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय का अवधारणा मतलब उनके सपनों के समाज उनके विचारों को प्रस्तुत करती है। गांधी जी की कल्पना के अनुसार सर्वोदय समाज के सभी सदस्यों की अधिकतम भलाई है। सर्वोदय मतलब सभी का उदय बच्चों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वंश के हों, हिंदू मुस्लिम हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसी को हम सर्वोदय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उदारवाद का अर्थ और विशेषताएँ, है ना। उसके बाद में बच्चों गांधी जी की राम राज्य के बारे में, और ये सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।